नमस्कार भैया आप सभी को। भाई नमस्ते। नमस्ते भाई। लास्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था वो नॉन फाइनाइट वर्ब थी। नॉन फाइनाइट वर्ब के तीनों पार्ट हमने पढ़ लिए थे। ठीक है। वर्ब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स हमें यहां से पढ़ने हैं। मेनली मैं आपको बता देता हूँ जिन जिन वर्ब पे हमें आज यहाँ पे डिस्कशन करना है ना, वो हमारी ये वर्ब्स होंगी। हैव होगा, गेट होगा और मेक होगा। ठीक है। टॉपिक बड़ा छोटा सा होगा लेकिन बड़े काम का है, जितना अभी तक आपने पढ़ लिया। और ये भी आप याद रखें, वर्ब सेशन में ये हमारा लास्ट पार्ट आज वर्ब का बच रहा है। ठीक है। क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमने पढ़ लिया है, टेंस हमारा कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया, मॉडल्स हमने पढ़ लिए, नॉन फाइनाइट वर्ब हमने पढ़ लिया है। ठीक है। कंडीशनल हमारे हो गए हैं, सब्जेक्टिव मोड हमने पढ़ लिया है, पॉजिटिव वर्ब्स। अब ये जो वर्ब्स है काम क्या करती हैं? पॉजिटिव वर्ब्स का मतलब होता है टू कॉज समवन टू डू समथिंग। टू कॉज समवन टू डू समथिंग। जिस काम में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सीधा सा मतलब है जो आप जिस पर्सन से कह रहे हैं, आई थिंक आप उससे भी ये कहना चाहते हैं कि आपका भी उस काम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी तीसरे पर्सन का इस काम में इन्वॉल्वमेंट होगा। दूसरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी काम को करने के लिए किसी और को कॉज करते हो, उसे कारण बना देते हो उस काम को करने का, तो ये हमारी पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, हैव, गेट और मेक। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन वर्ब्स का कोई मीनिंग नहीं होता। इन वर्ब्स का यहाँ पर अपना कोई मीनिंग नहीं होगा। तो फिर इस सेंटेंस में काम करेंगे क्या? आप मुझे एक बात बताइए। मैंने कहा राइट ए लेटर। तो इसका मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि आप इस लेटर को खुद लिखें। राइट ए लेटर का मतलब क्या है कि आपको लेटर लिखना है कि तुम ही लिखो, जिसे मैं बोल रहा हूं वो इस काम को करे। लेकिन यदि मैं बात आपसे ये ना कहूं और मैं आपसे एक सीधी सी बात कहूं कि इस लेटर को लिखवा दो, तो इसका मतलब मेरा तो इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा नहीं। जो लिसनर है ना, उसका भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, किसी थर्ड पर्सन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है। कहने का सीधा सा मतलब है जब आप किसी काम को करने से करवाने में चेंज करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे तीन वर्ब्स आपका हेल्प कर देती है मेन वर्ब का मीनिंग बदलने। ठीक है। सेंटेंस में काम मेन वर्ब की तरह हम करेंगे लेकिन इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन जब ये सेंटेंस में लिखी जाएंगी तो जो मेन एक्शन होगा ना आपका, उसके साथ में मिलकर के ये नया मीनिंग जनरेट वहां पे करा दे। ठीक है। काम इतना करेंगे कि मेन वर्ब का मीनिंग चेंज कर देंगे अपने साथ में आके, लेकिन इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होगा। वो कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा सेंटेंस में इनका, वो आप देखिए। अगर मैं सेंटेंस में ये कहने लगूं मेक, या मैं आपसे सीधा सा कहूं हैव दिस लेटर रिटन। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि इस लेटर को लिखवा दो, इस लेटर को लिखवा दीजिए। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस में हम वर्ब को किस फॉर्म में जनरेट करें, हमें मेन वर्ब किस फॉर्म में लिखना है, स्ट्रक्चर क्या कहलाता है सेंटेंस का? आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में स्ट्रक्चर बनेगा पॉजिटिव मीनिंग का स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? देखिए स्ट्रक्चर, पहले आपका पॉजिटिव वर्ब आएगा, मतलब सब्जेक्ट भी आएगा, लेकिन मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दे रहा हूँ सिर्फ 3 वर्ड्स का। ठीक है ना? पॉजिटिव वर्ब। ठीक है। फिर इसके बाद आपका आएगा कोई भी नाउन या प्रोनाउन। कोई भी नाउन या प्रोनाउन आपको यहाँ पे मिलके दिया जा सकता है। लेकिन इसके बाद फिर आपका मेन एक्शन आएगा। क्या आएगा? मेन एक्शन जो है सेंटेंस, जिस काम को आपको करवाना है, मेन एक्शन। अगर ये तीनों चीज फॉलो हो रहे हैं, पॉजिटिव वर्ब का मतलब है कि जब भी सेंटेंस में लिखी जाएंगी तो अकॉर्डिंग टू टेंस यूज होंगे।
अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस। अब ये जो नाउन या प्रोनाउन होंगे ना, ये दो तरीके से हो सकते हैं सेंटेंस में। या तो ये डूअर होगा, काम को करने वाला होगा इस एक्शन को, या तो इस एक्शन को काम को करने वाला होगा, ठीक है ना, या फिर ये सेंटेंस का रिसीवर होगा, यानी काम उल्टा इसके ऊपर हो रहा होगा। दो कंडीशन बनेगी, ठीक है। या तो इस सेंटेंस में डूअर होगा, रिसीवर होगा, वो तय करेगा वो जो एक्शन है उस एक्शन को ये कर रहा है या फिर उल्टा इसके ऊपर हो रहा है। उसी हिसाब से फिर आप वहां पर उस वर्ब के फॉर्म को लिखिएगा, उस वर्ब के फॉर्म को आपको वहां पे फिर लिख देना है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डूअर और रिसीवर। देखिए कैसे नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, सारी कंडीशन आपको अभी साफ हो जाएगी। मान लीजिए सेंटेंस में आपको पॉजिटिव वर्ब मेक दी गई है। क्या दी गई है? मेक, ठीक है, ये है पॉजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है? पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस में जो आपका मेन एक्शन होगा ना, मेन एक्शन, उसको आप लिख दीजिएगा वो आपका फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसे बेस फॉर्म में आप छोड़ के आ जाइए। ऑब्जेक्ट बीच में एक मेंशन होगा, वो ही तय करेगा कि उस जो एक्शन होगा वो उसे कर रहा होगा तो वहां पे थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। लेकिन यदि वो काम उल्टा उसके ऊपर हो रहा होगा, इसका मतलब पैसिव मीनिंग देना है, पैसिव मीनिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म देता है। वही ज्यादातर कंडीशन इस हैव और गेट के साथ बनती है कि जो मेन एक्शन होता है उन्हें इनके अकॉर्डिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म में मेंशन करना पड़ता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में मेंशन करना पड़ता है। इतनी कंडीशन लिख के तो कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन यदि मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ा दूं अपनी तरफ से, जो वाकई में रियल है कि वो थर्ड फॉर्म ही वर्ब का क्यों आ रहा है, ठीक है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही क्यों आ रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब ये है, अभी आपको सेंटेंस में देखेंगे, मैंने ये सेंटेंस लिखा, यहाँ पे हैव फॉर्म है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस लेटर को लिखवा दीजिए, इस लेटर को लिखवा दो। अब कोई ना कोई तो होगा ना लिखवाने वाला। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई, ये जो ऑब्जेक्ट है ना जिस पर काम हो रहा है, इस एक्शन को ये कर नहीं रहा, उल्टा इसके ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे चाहिए कौन सा मीनिंग? पैसिव मीनिंग, पैसिव। और पैसिव मीनिंग हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म देता है, वो हमने भी पास्ट पार्टिसिपल में हम पढ़ के आए। ये जो वर्ब के थर्ड फॉर्म आ रहे हैं ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये एक ही कंडीशन में लिखिएगा जब वहां पे लिखा गया नाउन या प्रोनाउन। पॉजिटिव वर्ब तो आपको लिखी मिलेंगे, उनका अपना कोई मीनिंग होगा भी नहीं। यदि ये वाले नाउन या प्रोनाउन डूअर और रिसीवर के सेंस में अपना चेक करना है, ये रिसीवर है तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेगा, यानी कि वो एक्शन इनके ऊपर हो रहा है तो थर्ड फॉर्म। और यदि ये इस एक्शन को कर रहे हैं तो मेक के साथ बेस फॉर्म वाली कंडीशन बनती ही बनती है, उसके साथ यही एक कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। लेकिन जो बाकी आपका बचता है हैव या गेट, उनके साथ अदर तरीके की कंडीशन बन जाएंगी, वो बड़ी छोटी सी कहानी। बस इतना आपको करना है। अब मैं सेंटेंस आपको लिख के दूंगा एक दो, और उसमें आपको समझ में आएगी। देखिए कैसे। मैंने यहाँ पे कहा आई हैव बॉट सम बुक्स। इस सेंटेंस में मुझे पता चला ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो बॉट है बाय का ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो कहने का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक मैंने लिखा आई हैव सम बुक्स। इस वाले सेंटेंस में मुझे पता चला कि इस हैव का अपना मीनिंग है, ये वर्ब का बेस फर्स्ट फॉर्म है प्लूरल, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट फॉर्म में लिखा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये मैं बात अभी वही कर रहा हूँ जो आपको प्रीवियस पढ़ा के आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब थर्ड कंडीशन देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव सम बुक्स बॉट। अब यहाँ पे मैं इस वर्ब को कैसे जज करूं? जब भी आप ये वर्ब देखें और ऑब्जेक्ट और फिर से मेन वर्ब देखें तो समझ जाना मीनिंग पॉजिटिव जाने वाला है, मीनिंग जाने वाला है आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मैंने खरीदे, कुछ किताब मैंने खरीदी। यहाँ पे कहा कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, और यहाँ पे कहना चाहता है कि मैंने कुछ किताबें खरीदवाई, मैंने नहीं खरीदी। हैव वॉट? हैव सम बुक्स बॉट, है ना। कहते हैं ना यू ऑलवेज मेक मी फील प्राउड, मेक मी फील, फील मेन वर्ब, मेक ट्रांजिटिव, मी ऑब्जेक्ट, यानी कि तुम मुझे फील करवाते हो, करते नहीं हो, ठीक है ना। यू ऑलवेज मेक मी फील प्राउड।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मेन वर्ब है, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है। मैं यहाँ पे हैज लिखूंगा तो आप इसे हैव में तोड़ दोगे तो मेन वर्ब तो ये रहा। अब मुझे एक बात और समझ में आ जाएगी, वो जो लिखा हुआ है बेशक मेन एक्शन है सेंटेंस में, काम यही हो रहा है, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग हमें इस वर्ब को लिखना पड़ रहा है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सी चीज पार्टिसिपल आ गया, ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पार्टिसिपल ही होता है नॉन फाइनाइट वर्ब में। ठीक है, तो ये जो बुक्स है ना, आप ध्यान से देखना, ये खरीदने का किताबों ने खुद नहीं किया, खुद नहीं किया, बल्कि ये किताबें खरीदी गई हैं। तो मीनिंग हमें चाहिए था यहाँ से पैसिव, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव मीनिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव मीनिंग। ठीक है, समझते जाओ इस कहानी को, कहानी है क्या। मैंने कहा शी विल पेंट हर हाउस नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये विल और वर्ब का बेस फॉर्म लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस का, तो यानी कि ये अपने मकान को पेंट करेगी नेक्स्ट मंथ, ये पेंट करेगी अपने मकान को। लेकिन यदि मैं ऐसे ना लिख के और सेंटेंस ऐसे लिख दूं, शी विल, गेट लिखूं या हैव लिखूं, दोनों के साथ फॉर्म सेम बन रहा है। पेंट नेक्स्ट मंथ, सब कुछ एग्जामिनर आपको ऐसे ही लिख के देगा, बस आपको यदि ये फॉर्म कहीं दिख जाए इनके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख जाए तो अलर्ट हो जाना, फिर चेक कर लेना कि ये जो वर्ब का फॉर्म, इनको जज करके लिखना हमेशा। यदि इस काम को ये खुद कर रहे हैं तो फिर थर्ड फॉर्म में मत लिखना। ठीक है, सीधा सा मतलब है, ये है पैसिव मीनिंग, ये है पैसिव मीनिंग। ठीक है, इतना हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर पैसिव नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा किसके साथ आपको क्या क्या वर्ब का फॉर्म लिखना है। सारा खेल इन दो चीजों पर अटका हुआ है। ये पॉजिटिव मीनिंग बनाएगा, टेंस के अकॉर्डिंग हर बार ये लिखा जाएगा, वहां पे लिखा विल, विल के साथ बेस फॉर्म लिखा है गेट। मुझे इस गेट का मीनिंग बता देना, गेट का मतलब पाना होता है। क्या यहाँ पे कोई मीनिंग जज कर पा रहे हो आप इसमें? अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो सर इसमें इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। पहले सेंटेंस में कहना चाहता है कि वो पेंट करेगी, और दूसरे में गेट हर हाउस, पेंट का मतलब है कि वो पेंट करवाएगी, करेगी नहीं, किसी और पर्सन का इन्वॉल्वमेंट वो चाहती है इसमें। अब वो पेंटर हो सकता है, कोई भी वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई। अब ये जो यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, एक ये मेन एक्शन है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है बीच में। अब मैं इस ऑब्जेक्ट से चेक करूंगा कि ये काम हाउस खुद ही करेगा या उल्टा इसके ऊपर होगा। तो सर मुझे एक बात पता चल गई कि पेंट तो हाउस तो नहीं करेगा, उल्टा इसके ऊपर होगा, तो मीनिंग तो पैसिव चाहिए। मीनिंग पैसिव चाहिए तो सर ये तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो जब मैं मीनिंग थर्ड फॉर्म में लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा पेंटेड। पेंटेड मैंने आपको वहां पे लिखवाया गेट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बच्चों जो थर्ड फॉर्म लिखा जा रहा है ना, इसका एक रीजन यही है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, उल्टा इसके ऊपर काम हो रहा है। यदि मुझे कोई ऐसा पर्सन दे दिया जाए जो इस काम को खुद करे, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा इसका, फिर ये ऑब्जेक्ट इसके बाद चला जाएगा। क्लियर हो जाएंगी बातें सारी। तो ये जो थर्ड फॉर्म लिखा जा रहा है ना, इसमें इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, ये तो इसके साथ मिलके सिर्फ मीनिंग पॉजिटिव बनवाएगा। वो आपका बेस फॉर्म आना, थर्ड फॉर्म आना तय करता है एक्टिव और पैसिव पर। ठीक है, मैं आपको इतना बड़ा आराम से बता सकता था और इतना छोड़ के जा सकता था, वरना एग्जाम में क्वेश्चन अब फंसाता चला जाएगा, तो दिक्कतें आपको वहां बनती चली जाएंगी। ठीक है, सेंटेंस देखना। माई टीचर, माई टीचर मेड मी टू लर्न ऑल द लेसन्स। यदि आपने सब चीजें बिल्कुल तसल्ली से पढ़ी हुई है ना, ऑब्जेक्ट वगैरह आपको सब अच्छे से पता है, तो ये वही चीजें हैं, इन्हें घुमा फिरा के आपके सामने लाया जा रहा है बार बार। ठीक है, आवाज वगैरह तो सब बढ़िया है ना? हाँ जी। क्लियर है, एक सेकंड हल्का। माई टीचर मेड मी टू लर्न ऑल द लेसन। अच्छा, तो ये बात तो ना कहीं सुनी सुनी लग रही है कि यदि मेक के साथ बेस फॉर्म लिख पा रहा हूँ, तो ये तो मैंने बेयर इन्फिनिटिव में भी पढ़ा है कि मेक का फॉर्म जहां भी एक्टिव वॉइस में आएगा, इसके बाद आने वाली वर्ब से पहले टू तो मुझे हटाना ही हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी मतलब ये है कि मेक के साथ, अब ये जो मेक मी लर्न है लिखा हुआ है ना, मेड का, मेक का सेकंड फॉर्म मेड,
वर्ब का सेकंड फॉर्म, और किससे बन के आया सर? मेक से बन के आया। किससे बन के आया? मेक से। एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखना, मैं यहां से इसे टू को हटा रहा हूं, तो सर आपने इसे थर्ड फॉर्म में क्यों नहीं लिख दिया? इनमें तो थर्ड फॉर्म आ रहा है। अरे थर्ड फॉर्म में कंडीशन में तो लिखा जाएगा, यदि काम उल्टा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो जाए तो भैया मुझे एक बात बताओ, याद तो यही कर रहा है ना, बेशक इन्वॉल्वमेंट लिया हो लेकिन याद करने का काम कौन कर रहा है? मी ही कर रहा है। ठीक है, तो इसे थर्ड फॉर्म में ले जाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। और लर्न के बाद देखो, अगर ये थर्ड फॉर्म होगा तो वो ऑब्जेक्ट जिस पर काम होगा वो यहाँ मेंशन होगा, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर ये वर्ब का फॉर्म अपने बेस फॉर्म में होगा या किसी इस तरीके से इन्फिनेटिव में बना हुआ होगा, ठीक है, पैसिव में ना हो, तो फिर इनके बाद ऑब्जेक्ट पक्का मेंशन होगा। आपको इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। देखो मैंने कहा यू शुड हैव all the wedding cards to send। एक बार देखेंगे सेंटेंस कहना क्या चाहता है, एक बार आप पढ़ लीजिए इसे तसल्ली से, अपने मन में विचार कर लीजिए। यू शुड हैव ऑल द वेडिंग कार्ड्स टू सेंड। अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं ना, तो इस सेंटेंस में मुझे एक बात समझ में आ जाती है कि शुड लिखा हुआ है सर सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, ठीक है। हैव लिखा हुआ है बेस फॉर्म, बिल्कुल सही है, लेकिन हैव के बाद एक ऑब्जेक्ट लिख दिया। यदि हैव के बाद मैं ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं तो ये पोजीशन को बताता है, लेकिन उसके बाद एक वर्ब का फॉर्म और लिखा हुआ है टू सेंड, तो इसका मतलब हैव ऑब्जेक्ट एक वर्ब का फॉर्म, और जैसे इनके बाद वर्ब का एक और फॉर्म मेंशन हो जाए इन तीनों वर्ब के बाद, तो समझ जाना मामला फंस गया। इनके साथ एक और वर्ब का फॉर्म, मीनिंग पॉजिटिव जाएगा। तो सीधे सा मतलब है कि मैं एडवाइस करता हूँ कि तुम मत भेजो, तो सीधा सीधा कह रहा है कि तुम्हें भिजवा देने चाहिए, तुम मत भेजो। अगर वो तुमसे कहता ना भेजने के लिए, तो वो सीधा कहता यू शुड सेंड ऑल द वेडिंग कार्ड्स, ठीक है। लेकिन अब उसने इसका मीनिंग पॉजिटिव बनवाया, किसी और से भिजवा दो, ठीक है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, तो वेडिंग कार्ड खुद को तो भेजेंगे नहीं, तो सर मीनिंग पैसिव चाहिए। मीनिंग पैसिव चाहिए तो किसी कंडीशन में भी लिखो, लेकिन मुझे थर्ड फॉर्म लिखना चाहिए। और सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेंट होता है ना। क्या होता है? सेंट होता है, सेंट। अगर मैं इस सेंटेंस को बस हल्का सा चेंज करूं, ठीक है, अपनी तरफ से हल्का सा चेंज कर दूं, यू शुड हैव सोहन सोहन सेंट ऑल द वेडिंग कार्ड्स। थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है। अगर मैं वहां पे लिखता हूँ यू शुड हैव ऑल द वेडिंग कार्ड सेंड, तुम्हें भिजवा देने चाहिए, जब मैं वर्ब का ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे मेंशन करता हूँ भिजवा दो, तो क्या यहाँ पे हिडन कोई मीनिंग नहीं रहता कि कोई ना कोई तो भेजने वाला है? बाय समवन, बाय रमन, बाय सोहन, कोई ना कोई तो रहा होगा भेजने वाला है। बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं? अगर मैंने कहा यू विल गेट, शी विल गेट हर हाउस पेंटेड नेक्स्ट वीक, वो करवाएगी, तो क्या पेंटेड के बाद एक मीनिंग यहाँ पर हिडन नहीं है बाय समवन या कोई भी पर्सन जिससे वो काम करवाएगी? सोच के देखो एक बार। अगर मैं उस पर्सन को खुल के सामने लेके आ जाऊं, खुल के सामने लेके आ जाऊं, मैंने कहा यू शुड हैव सोहन, तो इसका मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता देखो कि तुम्हें सोहन रखना चाहिए, है ना। फिर आगे भी देख लो, सेंड ऑल द वेडिंग कार्ड्स। अब मुझे एक बात समझ में आ गई सर, ये सेंड है ना, क्या भिजवाना था, ये ऑब्जेक्ट इसका यहाँ पर है, ये रहा ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात है, क्लियर पर्सन को कर दिया कि तुम्हें भिजवाने किससे है? सोहन से भिजवाने, ये रहा सोहन। पॉजिटिव मीनिंग हैव, ये रहा फॉर्म, ये रहा वो पर्सन, नाउन या प्रोनाउन।
जिससे आप उस वर्ब को चेक करेंगे। अब मुझे मिल गया कि सेंड तो कौन करेगा, सोहन। अब काम इसके ऊपर नहीं होगा, यही खुद करेगा। तो करेगा क्या, देखो पूरा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। वर्ब का यदि थर्ड फॉर्म आप बना रहे हो पॉजिटिव में, तो समझ जाना वो वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट होगा तभी पॉजिटिव मीनिंग बन पाएगा, वरना पॉजिटिव मीनिंग नहीं बनेगा। पॉजिटिव मीनिंग भी ट्रांजिटिव वर्ब पे डिपेंड करता है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लिख रहे हो। और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना सर, वो पैसिव मीनिंग, और पैसिव हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बनते हैं। ठीक है, आप चेक करना उस वर्ब को। ठीक है, इसका मतलब सर मुझे एक बात क्लियर हो गई, एक बात मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये जो सोहन है ये खुद इस काम को करेगा, तो मैं बस इसे बेस फॉर्म में छोड़ दूंगा। कहाँ पे, बेस फॉर्म में, और मैं यहाँ पर से सेंड लिख दूंगा। अब मुझे थर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं है। कभी से रट्टा मार के बैठ जाओ, बहुत जगह ऐसी पढ़ा दिया जाता है बच्चों को आसान बनाने के लिए। बच्चों को लगता है कि टीचर ने बिल्कुल पानी बना के दे दिया हमें तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे भैया, आसान चीजें बड़ी आराम से समझ में आ जाती हैं, आप समझते नहीं बातों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारा खेल है इस वर्ब के थर्ड फॉर्म का, जो आप पास्ट पार्टिसिपल पढ़ के आए हैं। और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो है ही नहीं हमें। मीनिंग सेम रहेगा, दोनों का मीनिंग देखो सेम है। मैं इसे ऐसे कह दूं, सेंट बाय सोहन, वहां पे मीनिंग क्लियर हो जाएगा है। अगर मैं सेंटेंस को यहाँ पे टू सेंड लिख के और यहाँ पे बाय बाय कुछ भी ऐड कर दूं अपनी तरफ से, बाय रोहन बाय सोहन, तो आप समझ जाएंगे यार भेजने वाला तो ये है और भेजेगा क्या, ये। उल्टा उल्टा सीक्वेंस चल रहा है। वो आपका थर्ड फॉर्म तो सर जाना ही जाना था, बस एग्जामिनर इसे आपको लिख के नहीं देता, वो आपको समझना होता है, वो आपको समझना होता है, हिडन होता है वो मीनिंग। देखना कैसे। आज जितना पढ़ जाओगे ना, आज जितना पढ़ जाओगे, यदि ये आपने क्लियर कर लिया तो समझ जाना 60% इंग्लिश आपकी होगी। आने वाले टाइम में तो बस खेल चलेंगे, जो सीखना सिखाना था वो यहीं पे हो जाएगा। आगे तो बस आपके दिमाग को यूज करके चीजों को लिख दिया जाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। पढ़ी लिखी चीजें आएंगी, इन सभी का यूज वहां पे हम करेंगे बस, और कुछ भी नहीं है। कायदे में देखा जाए तो इंग्लिश तो यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है, आगे जो बचता है ना वो थोड़ी आइडेंटिफिकेशन हमारी बच जाती है। ठीक है, उन पे बेसिस मजा आता है आगे पढ़ने। जिस बच्चे का वर्क क्लियर है ना, वो आगे इतने मजे में पढ़ जाएगा ना सारी क्लास, उसे कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, सीडीएस का पेपर उठा के देखना, सीडीएस का पेपर 70% ना वर्ब से बना है पेपर। इसी जितना आपने वर्ब पढ़ दिया, 70% यहीं से पेपर आ गया है ना। 120 मार्क्स की इंग्लिश आती है, जो बच्चे उसमें 80+ स्कोर करके आ रहे हैं भाई, वह मजे ही आ जाते हैं उसके। ठीक है ना। बाकी 90 जा रहे हैं, जो 100 भी जा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे स्कोर हैं। 80+ जो बच्चा चला जाता है ना सीडीएस में, उसका स्कोर अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, 70 ही क्वेश्चन मिल गए यहाँ से, क्या चाहिए वो से, और बिल्कुल लड्डू एकदम मजेदार। ठीक है, जो आप पढ़ के जाते हो सारा इसी पे डिपेंड करेगा। आप रख लेना इस मेरी बात को आज। ठीक है, आप आने वाले टाइम में जो अरेंजमेंट्स आप करेंगे, अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, हिंदी से उनका कोई वास्ता नहीं है जी दूर दूर तक। अरेंजमेंट, कॉम्प्रीहेंशन आपका इस पे डिपेंड होगा 70%। कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, इन पे लगाते हो बिना मतलब के जोर, जबकि इन पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक ठाक से एक बार से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लो और मीनिंग वीनिंग अपने पढ़ते रहो, तो ये तो तुम्हारे हाथ के। इन्हें तो टाइम ही देने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो टाइम ही देने की जरूरत नहीं है। अरेंजमेंट आता है सेंटेंस का बनाने के लिए एसएससी में, तो अगर आपके ठीक से ताल बैठ गई तो 4-5 सेकंड का सारा काम है, 4-5 सेकंड का ही काम है। और ये मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल 4-5 सेकंड का ही काम है सर, 2 अरेंजमेंट लगाने के लिए आते हैं एसएससी में। सेंटेंस देना, मैंने कहा लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जू एनिमल्स मस्ट। अरे मैंने यार एक सेंटेंस तो छोड़ दिया। हाँ चलो ठीक है, कर दिया। अब एक चीज और ध्यान से सुन लो, सुन लो मेरी बात।
अभी ये फॉर्म लिखवाए थे ना आपको, मेक के साथ बेस फॉर्म बन रहा है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म बन रहा है, और गेट के साथ भी थर्ड फॉर्म बन रहा है। ये कंडीशन तब की है जब मीनिंग पैसिव हो। कैसा हो मीनिंग? पैसिव। लेकिन यहाँ से यदि मीनिंग सर एक्टिव निकल के आ जाए, एक्टिव, जो दिया गया बंदा वही खुद काम कर रहे, तो इन दोनों के साथ कंडीशन भी बदल जाएंगे। हैव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेना, और इसके साथ एक इन्फिनेटिव यूज कर लेना गेट के साथ, अभी करवा देंगे यूज। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। मेक के साथ कंडीशन वैसे बुना था। चलो देखो, लाइक ह्यूमन बींग्स जो एनिमल्स मस्ट। क्वेश्चन हैव से आया था, मैं गेट से बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हैव से आया था, आप डाल के देख सकते हैं, जब इतना डालेंगे ना, लाइक ह्यूमन बींग्स जो एनिमल्स मस्ट, इतने में क्वेश्चन आपका आ जाएगा। मैं गेट से बना देता हूँ, आया हैव से। ठीक है ना। इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को, दोनों तरीके से आप देखेंगे। लाइक ह्यूमन बींग्स जो एनिमल्स मस्ट गेट अ डेंटिस्ट फिल देयर टीथ। अब ये दो सेंटेंस है ना, मतलब दोनों का बिल्कुल सेम है। भाई हो सकता है ना स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मीनिंग सेम रहता है। सीधा सा मतलब है कि जो आदमी होते हैं ना, आदमियों की तरह जो जानवर होते हैं ना, जो एनिमल्स, उन्हें भी अपने दांत फिल करवा लेने चाहिए। दांत जैसे आदमी भरवा लेते हैं, ऐसे इन्हें भी भरवा लेने चाहिए। लेकिन ऊपर वाले में देखना, मस्ट गेट देयर टीथ फिल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दांत खुद को तो नहीं भरेंगे, किसी के द्वारा भरे जाएंगे। वो जो भी होगा वो बात की बात है। तो मुझे मीनिंग पॉजिटिव चाहिए था, वो तो गेट ने दे दिया, लेकिन वो आपको उसे सही सीक्वेंस में लिख दिया, मतलब कि सही फॉर्म में लिख दिया मैंने, फिल्ड। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मीनिंग पैसिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, मीनिंग एक्टिव है तो इन्फिनेटिव लिखना है इसके साथ। अब मैंने यहाँ पे वो फिल करेगा कौन, वो मैंने डेंटिस्ट ही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब भी मीनिंग वही रहेगा, लेकिन अब वो जो फील्ड बाय डेंटिस्ट वहां छिपा हुआ था ना, वो यहाँ पे खुल के सामने आ गया। लिख के आपको दे देता है ना, तो आपको डर बढ़ता चला जाता है यहीं से। ठीक है, जबकि जितना ज्यादा लिख के देगा ना, उतने हिंट हमारे पास होंगे, और जितना कम लिख के देगा उतने हिंट कम होंगे, उतनी गलती करने के चांस ज्यादा होंगे। बस ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन पे हम पल्ला जल्दी झाड़ के चले जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन पे हम टेंशन में आ जाते हैं। जबकि जो लंबा क्वेश्चन होता है ना, लेंदी, वो आपको ज्यादा हिंट देता जाता है, और वो ज्यादा क्लियर भी होता है। ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये है कि जब गेट मैंने लिखा, तो फिल कौन करेगा? डेंटिस्ट ही करेगा फिल तो। और फिल करेगा क्या? टीथ को देखो, ऑब्जेक्ट बन के लिखा हुआ है फिल का। तो सीधे से मतलब है, पैसिव मीनिंग की तो जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था, जब गेट के बाद एक्टिव मीनिंग हो तो बेस फॉर्म में लिखना, डू और वर्ब का बेस फॉर्म लिख लीजिए, टू फिल इन्फिनेटिव बना के। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा गेट दिस रूम टू क्लीन, और फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, गेट समवन टू क्लीन दिस रूम। चेक कर लीजिए दोनों सेंटेंस में से आपको कौन सा सेंटेंस लगता है कि ये सही होना चाहिए।
हमने यहाँ पे देखा गेट लिखा हुआ है और दिस रूम लिखा हुआ है। अगर गेट से शुरू होते इंपेरेटिव सेंटेंस है तो जो मेन वर्ब होते हैं इंपेरेटिव में बेस फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है ना। तो कायदे में अगर देखा जाए तो मेन वर्ब हमारे यहाँ पे गेट ही है। पॉजिटिव वर्ब इनका अपनों का मीनिंग होता नहीं है, मेन वर्ब के साथ में मिलकर पॉजिटिव मीनिंग देगा। पॉजिटिव का मतलब किसी और का इन्वॉल्वमेंट ले लेगा काम में। तो इस रूम को साफ करवाया जाना है सर। गेट क्लीन, देखो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे टू राइट होता है ना, इसका मतलब होता है लिखना। इसका मतलब क्या होता है? लिखना, लिखना, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे लिखवाने में चेंज करूं, लिखवाना, किसी भी वर्ब को मैं आपको बताता हूं, लिखवाना, तो इसके तीन तरीके हैं। अगर मेक के साथ बनाओगे तो मेक के साथ आता है बेस फॉर्म में, तो इसे लिख दीजिए मेक राइट। राइट का मतलब हो गया लिखना, राइट का मतलब होता है लिखो, टू राइट का मतलब हो गया लिखना, और मेक राइट का मतलब हो गया लिखवाना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यदि मैं इसे गेट के साथ बनाऊं तो थर्ड फॉर्म में आएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। या तो मैं इसे लिखूंगा गेट रिटर्न, तो इसका मतलब क्या हो गया? लिखवा दो, ठीक है ना। या मैं इसे लिखूंगा गेट टू राइट, तो कंडीशन क्या बनेगी? लिखवा दो। वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यदि हैव के साथ लिखूंगा, अगर पैसिव होगा तो हैव रिटर्न होगा, इसका मतलब भी क्या होगा? लिखवा दो। और अगर मैं इसे लिख दूं हैव राइट, तो भी क्या होगा? लिखवा दो, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे देखा गेट दिस रूम, तो गेट के साथ लिखवाना है, पर मुझे एक बार वर्ब का फॉर्म भी चेक कर लेना है। रूम को तो क्लीन किया जाएगा, रूम खुद तो क्लीन नहीं करेगा। थर्ड फॉर्म क्लीन, गेट समवन टू क्लीन दिस रूम, गेट और क्लीन, क्लीन करवाना है। क्या क्लीन करवाना है? करेगा कौन? रूम को, समवन, ठीक है जी, एक्टिव वॉइस है, सही है। बस बन गई बात आपकी, बन गई आपकी बात। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एक्टिव पैसिव में जाके पढ़ाऊंगा आपको, एक्टिव पैसिव में आपके जाके पढ़ाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं गेट, गेट हिम, गेट हिम पनिश्ड, ये सेंटेंस एग्जामिनर ने लिख दिया। अब एग्जामिनर क्या कहेगा कि आप ना इसे चेंज कर दो एक्टिव वॉइस में। अब एग्जामिनर ने तो कर दिया एक्टिव वॉइस में कर दो, लेकिन सामने वाले के तो हाथ पैर फूल गए कि जी हमें तो ये भी नहीं पता ही पैसिव में, क्योंकि पैसिव तो हमने पढ़ा दूसरा। मैंने आपसे कहा ना वो आपका थर्ड फॉर्म ही पैसिव है। अरे चेंज वर्ब को ही तो किया जा रहा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वो आपके सामने कुछ ऑप्शन रखेगा। एक ऑप्शन रखेगा पनिश हिम, एक वो आपके सामने ऑप्शन रखेगा गेट पनिश हिम, एक वो थर्ड ऑप्शन और देगा आपको गेट टू पनिश हिम, और वो एक ऑप्शन आपको देगा गेट राजा पनिश्ड। अब आपको करना क्या है? मीनिंग तो पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब गेट की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी हर सेंटेंस में, तो ये तो अपने आप पड़ेगा। जब मीनिंग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वर्ब तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो ये तो अपने आप चला गया। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे स्ट्रक्चर कभी बनता ही नहीं गेट के बाद पनिश, ये भाई साहब यहाँ से चलेगा, ठीक है। अब बचे ये दो। मैंने कहा गेट राजा टू पनिश हिम, चलिए हो सकता है गेट हिम पनिश्ड बाय राजा वहां पे हो, तो मुझे मान लेना चाहिए कि वो जो कोई भी होगा वो राजा ही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने राजा मेंशन कर दिया, ठीक है। जो इस काम को करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो कहना चाह रहा है कि जब पनिश करवा दो और वहां पे जो पर्सन छिपा हुआ था वो उन्होंने यहाँ पे खोल दिया कि वो राजा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो राजा पनिश करेगा करेगा इसको, तो एक्टिव वॉइस सही है, ये अपने आप गलत होगा। तो ये इसका ना एक्टिव वॉइस होगा, ये होगा इसका एक्टिव वॉइस एक्टिव पैसिव में, ठीक है। ये होगा इसका एक्टिव वॉइस। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म और पैसिव वॉइस का होता है। कभी कभी एग्जामिनर के एक्टिव वॉइस आपसे बनवा लेता है, तो ध्यान रखना एक्टिव वॉइस बनाए तो वर्ब के फॉर्म आपको दे रखे हैं, पर्सन को वो खोल के दे देगा आपके सामने, और वर्ब को उसी फॉर्म में आपको लिखना है।
तो ये आपको पॉजिटिव वर्ब था, टॉपिक बड़ा छोटा सा था लेकिन बड़ा काम का है, बहुत से लोगों के सिर में भी दर्द रखता है, ठीक है। तो लेकिन आपको इसे पढ़ना ध्यान से, बहुत से क्वेश्चन बीच में टपक जाते हैं इनसे कभी कभी और दिमाग से उड़ जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है ना, तो इसे लोग इसे ध्यान में नहीं रख पाते, लेकिन क्वेश्चन बड़े जबरदस्त बनते हैं, आपके काम बहुत आता है। आज से जब भी ये वर्ड लिखकर बोलो ना कि खिलवा दो, सुलवा दो, फलाना करवा दो, किसी अदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट यदि लेना चाहते हो, है ना, किसी से कह रहे हो भाई मेक के साथ, तो आप लिसनर का इन्वॉल्वमेंट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप लिसनर जो सुनने वाला है उससे कोई काम के लिए कह रहे हो कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं, आप किसी और को बुलवा दो काम करने के लिए, ये कंडीशन तो बन सकती है, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ही तो होगा। तो वहां पे आप इन तीनों वर्ब का यूज करें, एक्टिव पैसिव को देख, ठीक है। तो आज की क्लास हम इतने ही छोड़ते हैं, ये आपका वर्ब था, इस वर्ब को बिल्कुल जी जान से पढ़ लेना भाई, ठीक है। ये आपकी वर्ब थी, ये जितनी आपकी 13 14 15 जो भी वीडियो हो गई है ना, इस वर्ब को बिल्कुल घोट मारिए, छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नाउन की क्लास होगी, और अपना पढ़ के आना एक बार मुझे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय। बाय, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते।